चलिए देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 12th का टॉपिक क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, लाइट के इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी मतलब होता है उसका तीव्रता, है ना, क्या होता है, तो वो ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, लाइट के इंटेंसिटी के बिना हानि पहुंचाए, मतलब बिना उसमें हानि किए बिना एक जगह से दूसरे स्थान तक उसको ट्रांसमिट करने की जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कैसे बना होता है और यह कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले देखिए, देख रहे हैं यहाँ से लाइट किरण प्रवेश किया कोर में और यहाँ से पुनः क्या हो, फिर उसी माध्यम में बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब यह जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना पे क्या करता है, कार्य करता है। हम लोग बात करते हैं इसका बनावट का। तो देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो है सबसे इसका जो केंद्रीय भाग होता है वह हाई क्वालिटी के क्वार्ट्ज या ग्लास का बना होता है, ठीक, जिसको हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके ऊपर वाला भाग भी जो है ग्लास का ही बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है, ग्लास का। और इसका मतलब ऑप्टिकल फाइबर के मुख्य रूप से 3 भाग है। कितने भाग है, पहला होता है कोर होता है, दूसरा जो कि ग्लास का ही बना होता है इसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं, और तीसरा इसको बाहरी रगड़ से बचाने के लिए जो बना होता है पॉलीयूरेथेन से बना होता है, इसको हम लोग जैकेट कहते हैं। इसको बचाने का काम करता है, इसलिए इसका हम लोग क्या कहते हैं, इसको जैकेट कहते हैं, ठीक। देखिए, जब वो प्रकाश किरण इसमें प्रवेश किया इसके कोर में, तो यहाँ से क्या हुआ, बार बार परावर्तन के पश्चात जो है बाहर ट्रांसमिट हो गया। और इसके अंदर क्या होता है, इसका इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं होता है, मतलब काफ़ी कम हानि पे ही हम लोग क्या करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी है आगे हम लोग इससे रिलेटेड डेरिवेशन उसको हम लोग देखते हैं। जब तक के लिए आप लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, फिर से देख लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, लाइट को उसके इंटेंसिटी में बिना हानि किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसके जो है मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, सबसे बीच सेंट्रल भाग जो होता है जो कि हाई क्वालिटी के क्वार्ट्ज या ग्लास का बना होता है, जिसको हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किरण इसी में प्रवेश करता है और इसी के माध्यम से क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट हो जाता है। इसके ऊपर वाला भाग जो कि ग्लास का ही बना होता है, क्या चीज का बना होता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लैडिंग। और इसका अपवर्तनांक जो होता है कोर के अपवर्तनांक से कम होता है। क्या होता है, है ना। और इसके बाहरी आघात से इसको बचाने के लिए बाहर से एक आवरण जो कि पॉलीयूरेथेन से बना होता है, इस आवरण से ढके होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका जैकेट कहते हैं। तो कितने भाग होते हैं, 3। कौन कौन, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। कोर क्या होता है, सेंटर भाग होता है, क्लैडिंग क्या होता है, मध्यम का भाग होता है, और जैकेट क्या होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। जैकेट का क्या कार्य है, इसको बाहरी आघात से रगड़ से बचाने का कार्य करता है, ठीक। यहाँ पे क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक है कोर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो इससे रिलेटेड हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अब हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे वह यह फाइंड आउट करेंगे जो यह कितना एंगल पे देंगे जिससे यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हो। क्या, अगर सपोज मान लीजिए यह जिस एंगल पे जाना चाहिए लाइट रे को उस एंगल पे ना जाएगा, तो हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, यह क्या होगा, अपवर्तन के बाद जो इसमें घुस जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसी कंडीशन को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए अभी एक डेरिवेशन देखेंगे जो किस एंगल के लिए, मतलब यहाँ पे आपतित किरण का जो कोण है यह कितना होना चाहिए जिससे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटित हो और लाइट रे क्या हो, इसके माध्यम से बाहर निकल जाए, जहाँ पे हम लोग ट्रांसमिट करना वहाँ निकल जाए। तो इसके लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, डेरिवेशन फाइंड आउट। सबसे पहले देखिए, मान लिए क्या, जो यह ऑप्टिकल फाइबर जो है यह जो बना हुआ है, इसका जो कोर वाला भाग है इसका अपवर्तनांक μ1 है। क्या है, μ1। इसका क्लैडिंग भाग जो है जो कि बीच वाला होता है इसका अपवर्तनांक μ2 है, तथा इसे μ0 अपवर्तनांक वाले मीडियम में क्या किया गया है, रखा गया है। अब μ0 अपवर्तनांक से प्रकाश किरण आती है जो कि कोर पे पहुंचती है और यहाँ से आई कोण पे आपतित होती है। कितने कोण पे आपतित होती है, और यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, कहाँ पे चला जाता है, कोर में चला जाता है। उसके बाद कोर के सरफेस पे यहाँ पे आई डैश कोण पे क्या होती है, आपतित होती है, ठीक। चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है, मतलब आई डैश कोण जो है, आपतित की कोण जो है वह क्रिटिकल एंगल के लगभग या तो बराबर हो गया या तो उससे अधिक होगा। हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, क्रिटिकल एंगल
पढ़े थे आपतित प्रकाश का वह कोण जिसके लिए क्या हो जाएगा, जो अपवर्तित किरण होता है वह विलंब के क्या होता है, लंबवत हो जाता है, क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और हम लोग को ये भी पढ़े थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आपतन कोण का मान होना चाहिए तो क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए, उससे थोड़ा अधिक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यह जो वैल्यू होगा आई डैश का, या तो क्रिटिकल एंगल मतलब इसको हम लोग IC से सूचित करते हैं, क्या चीज़ से, IC के बराबर होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए, तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रदर्शित होगा। तो सबसे पहले इसको मान लेते PA BC कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो आपतित किरण किसके लिए हम लोग बात करते हैं, PA के लिए। किसके लिए, PA के लिए। आपतित किरण PA के लिए। देखिएगा यह किरण जो है PA, यह हवा से कहाँ जा रहा है, हवा से कोर में जा रहा है। तो हम लोग पढ़े थे साइन I बटा साइन R, क्या पढ़े थे, साइन I, यहाँ पे I कौन है, और बटा में क्या है साइन R बराबर क्या पढ़े थे, पहला माध्यम के सापेक्ष मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है 2μ1 होता है। यहाँ पे जो हम लोग निकालना है किसके सापेक्ष निकालना है, हवा के सापेक्ष जा रहा है ना 1 पहला माध्यम में, तो क्या हो जाएगा नॉट μ1, क्योंकि कहाँ से जा रहा है, हम μ0 वाले अपवर्तनांक वाले माध्यम से कहाँ जा रहा है, μ1 वाले अपवर्तनांक में जा रहा है। जब पहला से दूसरा में जाता था तो हम लोग क्या लिखते थे 2μ1, दूसरा से पहला में जाता था। और यहाँ पे हवा से कहाँ जा रहा है, हवा से जा रहा है μ1 वाले अपवर्तनांक में, मतलब यहाँ पे क्या होगा नॉट μ1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन I बटा साइन R बराबर μ1 बटा μ0 है, यहाँ पे यही ना होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए बुआ, अब इसके लिए हम लोग बात करते हैं, किसके लिए, मतलब इसके कोण के लिए जो आपतित किरण हो गया वो क्या हो गया BA, है ना। तो इसके लिए क्या होगा IC का मतलब I डैश जो वैल्यू है यह किसके बराबर होगा, लगभग क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तो अब देखिए I डैश लगभग बराबर किसका होगा, क्रिटिकल एंगल के, कोई दिक्कत। तो जब यह क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो जो परावर्तन कोण होगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। हम लोग पढ़े थे जिस एंगल पे जो है परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है वही क्रिटिकल एंगल कहलाता है ना। तो क्या हो जाएगा R बराबर 90 डिग्री ना, इसलिए क्या हो जाएगा साइन I डैश, या IC लिख सकते हैं, I डैश के जगह पे हम लोग IC बटा में साइन R बराबर, देखिए यहाँ पे हवा से जा रहा था किसमें, हवा से जा रहा था μ1 वाला में। अब यहाँ μ1 से जाना था इसको μ2 में, लेकिन गया नहीं, फिर भी तो क्या होगा μ1 से μ2 के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1μ2। मतलब देखिए आप साइन R का वैल्यू कितना है, साइन IC अपॉन साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 बटा μ1। अब देखिए बुआ साइन IC इसका वैल्यू 1 होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा μ2 बटा μ1। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है ना, क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पे R कोण R प्लस में I डैश C लगभग किसके बराबर हम मान लिया IC के, और यह कोण कितना 90 डिग्री है, बराबर कितना होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 और माइनस IC, मतलब 90 माइनस IC, R का वैल्यू आ गया। इसलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, क्या मानते हैं, इसलिए किससे समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा साइन I बटा साइन R बराबर μ1 बटा μ0। अब देखिए हुआ साइन I बटा साइन और R का वैल्यू कितना आ गया 90 माइनस IC, पुट कर दिए बराबर μ1 बटा μ0। साइन I अपॉन साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस IC होगा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा μ0। साइन I बराबर क्या हो जाएगा μ1 बटा μ0 और गुने में कॉस IC। अब देख लीजिए साइन I बराबर
म्यू1 अपॉन म्यू नॉट और कॉस आई सी, कॉस थीटा और क्या पढ़े हम लोग यहाँ पे देखिए साइन के फॉर्म में हम लोग को इसका वैल्यू पता है, तो कॉस थीटा और क्या पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर आई सी। देखिए अब साइन आई सी बराबर आई बराबर क्या हो जाएगा म्यू1 अपॉन म्यू नॉट रूट अंडर 1 माइनस आई सी का वैल्यू कितना है, साइन आई सी का वैल्यू म्यू2 बटा म्यू1 का होल स्क्वायर। सो आई बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू1 म्यू2 रूट अंडर 1 माइनस म्यू2 अपॉन म्यू1 का होल स्क्वायर। इसी आपतन कोण के पे क्या हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संपन्न होगा और इस प्रकार से क्या हो जाएगा लाइट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होगा बिना इंटेंसिटी के लॉस में पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। और यह एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सो आप लोग इसे जो बार बार रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।